Hello everyone, welcome back once again to my channel, The Rational Economist. Class 11 Business Study का चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स का पार्ट 2 आज हम शुरू करेंगे। इस पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इस टॉपिक को समझने से पहले हम कुछ इमेजेस देखते हैं। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इमेजेस है बट स्टिल हमें कुछ ना कुछ इसमें समझना है। जैसे ये देखो, ये इंडस्ट्रियल हाउस है, ये कितना ज्यादा धुआं कर रहा है। अब क्या एयर हमारी साफ सुथरी रहेगी या इससे पोल्यूट होगी? आंसर इज पोल्यूट हो जाएगी। क्या यहाँ पे सांस लेना इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? आंसर इज डिफिकल्ट होगा। उसके बाद अगर ये देखिए, ब्लैक वाटर है जिसमें पूरा का पूरा केमिकल भरा हुआ है। ये केमिकल भरा हुआ पानी कहाँ पे छोड़ा जा रहा है? साफ पानी में छोड़ा जाता है। अब इससे साफ पानी क्या हो गया? पोल्यूट हो गया, तो वाटर पोल्यूशन हो गया। क्या ये पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते। क्या यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या एक्वेटिक लाइफ के लिए पानी अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर आप एक चीज देखो, यहाँ पे कितना सारा वेस्ट जो है फालतू में छोड़ा हुआ है, तो इससे हमारी जमीन भी क्या हो रही है? पोल्यूट हो रही है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज और बिजनेस मैन क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है पोल्यूशन का। अब अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अर्बन एरियाज में सेटअप हो, तो अर्बन एरियाज में तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेंगी? बहुत सारा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करेंगी। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वो तो अर्बन एरियाज में सेटअप ही नहीं होनी चाहिए। वो कहाँ पे सेटअप होनी चाहिए? आउटसाइड एरियाज में सेटअप होनी चाहिए, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम हो या ना के बराबर हो। पर अभी भी एक चीज प्रॉब्लमेटिक रहती है कि जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है वो अभी भी अर्बन एरियाज में अवेलेबल है, और उनकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की। और इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन से लोगों को बहुत सारी हेल्थ डिजीजेस फेस करनी पड़ती है, जैसे कि जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, जैसे अस्थमा वगैरह हो गया, या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होगी, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होगी, जिसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो रही है। अगर हम कुछ कॉजेज समझे पोल्यूशन के, तो पोल्यूशन बेसिकली पहले है क्या? Pollution is the change in physical, chemical and biological composition of environment. जब किसी भी environment का जो physical, chemical, biological composition है वो change हो जाता है due to many harmful factors, उसको हम क्या कहेंगे? Pollution कहेंगे। अब इसमें सबसे पहला कारण जो है वो क्या है? Air pollution। अब air pollution क्या है? It refers to injection of harmful substances in atmosphere resulted in lowering the quality of air we breathe in. आप कभी भी अपने मोबाइल फोन पे एक वेदर ऐप चेक करो, तो वहां पे AQI नाम का आपको एक मिलेगा चीज, दैट इज इंडेक्स मिलेगा, जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स हमें बताता है कि हमारा जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग की एयर की क्वालिटी कितनी है या कैसी है। अगर वो 50 से कम है, दैट मीन्स आप अच्छे एरिया में रह रहे हो, आपकी एयर की क्वालिटी क्या है? बहुत बढ़िया है। पर जैसे ही वो 50 से ऊपर जाने लग देती है, 100 तक भी सेटिस्फैक्टरी होता है, पर जैसे ही 100 से ऊपर जानी शुरू हो जाती है, उसमें आपको चीजें आनी शुरू हो जाएगी, सिवियर, नॉट गुड, स्टे इंडोर, हजार्डस, बहुत सारी चीजें जो वो लिखी आएंगी। और इसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस के बारे में भी लिखा होता है, जैसे PM 2.5 दैट इज कॉल्ड एज पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM 10 पार्टिकुलेट मैटर 10, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी बहुत सारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो पुअर होती है। एंड ये एक बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है पूरी दुनिया के लिए। ये ऐसा नहीं है कि एक लोकल लेवल के लिए सीरियस प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गया। ओजोन लेयर जो हमें सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अगर सन की यूवी रेज डायरेक्टली हमारी बॉडी पे आए तो हमें स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन बर्न, स्किन कैंसर तक की प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। और अगर ओजोन लेयर में होल हो जाएगा तो ये जो प्रॉब्लम है और ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो एयर पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर में जो है होल हो गया, और जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत जो है हमें फेस करनी पड़ रही है। इसके कॉजेज है स्मोक, केमिकल एमिटेड बाय फैक्ट्री व्हीकल्स। यार इतने ज्यादा पर्सनल व्हीकल्स है लोगों के पास, अब थोड़ी थोड़ी जगह पे जाना होता है तो क्या यूज करना है? पर्सनल कार यूज करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज करने का ही नहीं मन करता लोगों का। अब इमेजिन करो यार, एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, अकेला बंदा गाड़ी लेके जा रहा है, तो क्या वो बस में नहीं मूव कर सकता? क्या वो और मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर सकता? बट नहीं करते लोग, बिकॉज लोग अपनी ईगो पे ले जाते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम जो है वो सभी के लिए कॉमन होती है, एक बंदा फेस नहीं करता। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, जब हमारा वाटर जो है वो कंटेमिनेट हो जाए, वाटर में डायरेक्टली जो केमिकल बेस्ड चीजें डंप कर दी जाए,
तो उससे वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। अब वाटर पोल्यूशन होगा तो आप खुद सोचो, अगर पानी पोल्यूट हो गया तो अगर हमने पोल्यूटेड वाटर पी लिया तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पेट रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पानी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। जब हम टॉक्सिक वेस्ट को डंप कर देते हैं जमीन पे, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंपैक्ट होती है और वो अनफिट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। आज के टाइम पे एक चीज देखो, जो केमिकल बेस्ड चीजें हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स ये यूज कर रहे हैं, क्या इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंपैक्ट नहीं हो रही? यस, इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी इंपैक्ट हो रही है, और इंपैक्ट होने के बाद वो हर चीज जो है वो एग्रीकल्चर के लिए क्या होती जा रही है? अनफिट होती जा रही है। तो ये जो कॉजेज है वो हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के है, पर कुछ जो नीड है हमारी पोल्यूशन कंट्रोल की वो हमें क्लियर होनी चाहिए कि क्यों नीड है हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। पोल्यूशन को कंट्रोल करना देखो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता। बिजनेसेस ज्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं, इसलिए उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए टुवर्ड्स सोसाइटी रिगार्डिंग द पोल्यूशन, पर हम सभी लोग मिलकर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहली बात तो पोल्यूशन कंट्रोल करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट इंश्योर्स सेफ्टी। लोगों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पोल्यूशन ज्यादा होता है तो आप अगर ये इमेज दे सकते हो तो इस तरह की जो धुंध है, इस तरह की जो फॉग है वो क्रिएट हो जाती है। अब इस तरह की फॉग में बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और अगर हमें सभी लोगों की सेफ्टी देखनी है तो हमें ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब दिल्ली में प्रॉब्लम होती है, जिस टाइम आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी वो क्या कहते थे कि पंजाब में स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल मतलब जब जो राइस है या फिर व्हीट है उसके जो रिमेन्स रह जाते हैं, जिसको मतलब काटा नहीं जा सकता हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो किसान उसको आग लगा देते हैं। तो आग लगाने से वो सारा का सारा जो स्मोक है वो कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। तो इस वजह से कहते हैं जी दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है। अभी आजकल कोई बयान नहीं आया कि वो जो स्मोक है वो कहाँ जा रही है? दिल्ली जा रही है, क्योंकि इस टाइम पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, चल रही है। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमें इंश्योर करनी है उनकी सेफ्टी, इसलिए हमें जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है। मोरओवर अगर देखा जाए तो एनवायरमेंट पोल्यूशन से इकोनॉमिक लॉस होता है। कैसे? एनवायरमेंट पोल्यूशन से हमारे बिल्डिंग्स, हमारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारी चीजें जो वो डैमेज हो जाती है और उनका जो वर्थ है वो कम हो जाता है। अगर आप ताजमहल का एग्जांपल देखो तो ताजमहल का सिचुएशन ऐसा हो सकता है, हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज उस एरिया में बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, जिसकी वजह से इसका जो मार्बल है वो व्हाइट से येलो शेड में आ रहा है। क्या ये इकोनॉमिक लॉस नहीं है? अगर हमारे मान लो एनवायरमेंट को पोल्यूशन हो रहा है, क्या लोगों की जॉब्स पे इंपैक्ट नहीं होगा? 100% उनकी जॉब्स पे इंपैक्ट होगा। क्या इक्वेटिक लाइफ पे इंपैक्ट नहीं होगा? 100% इक्वेटिक लाइफ पे इंपैक्ट होगा। अब खुद सोचो, अगर मान लो वाटर पोल्यूशन हो गया तो कोई बंदा मान लो फिशिंग करता है, तो अब उसकी जो फिशिंग वाला जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बिकॉज इक्वेटिक लाइफ कंप्लीटली वहां पे खत्म हो जाएगी। देन टू मेंटेन नेचुरल ब्यूटी, देखो हमें नेचर को ब्यूटीफुल बना के रखना है तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल करना ही पड़ेगा। न्यूज में रेगुलरली आता रहता है और आप ये सीन्स देखते रहते होंगे कि गंगा रिवर में ऐसी झाग जो है वो निकल रही है। क्या ये देखने को अच्छी लग रही है? अगर मान लो ये रिवर साफ हो और रिवर अच्छी लगे तो कितनी प्यारी सीनिक ब्यूटी हो सकती है। इतने बड़े बड़े एरियाज में आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हो और हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो क्या हो रही है? कंप्लीटली खत्म हो रही है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट ही है, उसकी वजह से इतनी झाग जो है वो बनी हुई है। तो क्या इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है? क्या गवर्नमेंट को इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या हर बार देते हैं कि हमें क्लीन करना है, हर बार ही कहते हैं कि गंगा रिवर को क्लीन करना है, बट क्लीनलीनेस नहीं हो रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी फेस कर रहे हैं। तो हमारी नेचुरल ब्यूटी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, तो उसको सही करना है। सीनिक ब्यूटी बनेगी, टूरिस्ट आएंगे, स्पॉट्स बन सकते हैं, पिकनिक के स्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है टू इंश्योर हेल्दी लाइफ। अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है तो यार बंदे को रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हो सकती हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती हैं, आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोई पर्सन जो है वो साउंड लाइफ जी नहीं सकता अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। तो लोगों की अगर लाइफ को अच्छा बनाना है, लोगों की अगर एवरेज लाइफ स्पैन को सही करना है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो तभी तो लोगों को ऐसी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज इतना ज्यादा कंटेमिनेशन हो गया एयर और वाटर में, इवन सॉइल में भी, कि जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं।
वो इसी वजह से हो रहे हैं। इसलिए पोल्यूशन जो है इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी बन गया है टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। अगर हम अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल में आना चाहिए। अब सर्दियों के दिन में बेसिकली क्या होता है ना, जब कभी भी हम ग्राउंड वगैरह में खेलने जाते हैं तो आईज में इरिटेशन बहुत होती है। वो इरिटेशन क्यों होती है? क्योंकि स्मोक इतनी होती है, धुंध पड़ी होती है, पूरा का पूरा जो पोल्यूशन है वो हमारे मुंह पे होता है और आईज में बहुत ज्यादा इरिटेशन देखने को मिलता है। तो क्या हम कंफर्टेबल जिंदगी जी रहे हैं? नहीं, हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप सर्दी और गर्मियों का एयर क्वालिटी देख लो, अभी मानसून सीजन चल रहा है तो यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है, और जैसे सर्दियां आएंगी, जैसे स्टबल बर्निंग होनी शुरू होगी, एयर क्वालिटी का लेवल इतना ज्यादा गंदा हो जाएगा कि आप सांस नहीं ले सकते। तो क्या हम कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं? नहीं जी रहे। तो क्या बिजनेसेस को ये सारी चीजें देखनी नहीं चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए। अब बिजनेसेस का क्या रोल हो सकता है, इससे पहले मैं ना आईटीसी का एक केस समझाता हूँ। आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन टबैको कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी है। अब ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर क्या काम कर रही है? देखो, इन्होंने कार्बन पॉजिटिव बना दिया। कार्बन पॉजिटिव का क्या मतलब है? देखो, जब ये बिजनेसेस काम करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं, और अब कार्बन पॉजिटिव का क्या मतलब है? जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं उससे ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब ये अब्सॉर्ब कैसे कर रहे हैं? ये बहुत ज्यादा हाई स्केल पे जो प्लांट्स हैं उनको लगा रहे हैं। एफॉरेस्टेशन जो इनका ड्राइव है बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से जो एमिशन है उससे ज्यादा इनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये कार्बन पॉजिटिव बन रहे हैं। देन ये वाटर पॉजिटिव है। जितना ज्यादा पानी ये अपने प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं उतना ज्यादा ये उस पानी को रिप्लेनिश भी करते हैं, मतलब ट्रीट करते हैं प्रॉपरली। इससे ये चीज क्लियर होती है कि एक बिजनेस प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे सकता है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट सोचने वाली बात नहीं है कि यार कि प्रॉफिट कमाए या फिर इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाए। तो ये एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने कि इतना अच्छा काम जो है वो कर रही है। नाउ इसमें क्या क्या चीजें बिजनेसेस कर सकते हैं? मेकिंग यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कुछ ज्यादा हार्मफुल टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ना यूज की जाए। इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल किया जाए, जैसे पानी है तो पानी को रिसाइकल किया जाए ढंग से, तो रिसाइकल के प्लांट्स होने चाहिए, या इवन डायरेक्टली उसको लैंड में थ्रो नहीं करना चाहिए, जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करना चाहिए। ट्रीटिंग द वेस्ट थ्रू टेक्नोलॉजीज बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू वाटर एज वेल एज लैंड, तो इसको ट्रीट करके प्रॉपरली। द मेकिंग यूज ऑफ इको मार्क्स बाय प्रोड्यूसिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो भी आपके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स है उसमें बताओ दैट आवर प्रोडक्ट इज इको फ्रेंडली, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं एंड उसके जो बेनिफिट्स है वो ले सकते हैं। अबाइडिंग बाय लॉज एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज जो है बनाई होती है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेके, तो उन पॉलिसीज के फ्रेमवर्क को ध्यान में रखना है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम को करना है। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड 2012 और 2011 की बात है, माइनिंग को लेके पंजाब गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था, तो जिसमें जैसे जो ब्रिक किलन्स है, ईंटों के भट्टे हैं, उसको कहा गया था कि जो भी आपने जो एग्रीकल्चर लैंड है वो यूज करना है, वो आप इतने फीट से, एक उन्होंने सर्टेन अमाउंट नंबर दे दिया था, लेट्स से यार 3 फीट, मैं सपोज कर रहा हूँ इस चीज को, कि 3 फीट से ज्यादा आप जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको डिग नहीं कर सकते ईंट बनाने के लिए, उतना ही करना है। तो माइनिंग का था, तो क्या उन्होंने अबाइड किया बाय लॉज को, और जो पॉलिसीज फ्रेम की थी सरकार ने? यस, डेफिनेटली किया। नाउ पार्टिसिपेटिंग इन इको फ्रेंडली एक्टिविटीज सच एज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, बहुत सारी कंपनीज करती हैं। अब आईपीएल चल रहा था, आईपीएल में हर डॉट बॉल पे जो पेड़ है वो लगाया जा रहा था। क्लीनिंग रिवर्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा, इनको भी क्लीन करना है। नाउ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग जनरल पब्लिक रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट्स, तो ये भी बिजनेसेस के बहुत बड़े रोल होते हैं। अगर मैं एक बात करूं कि स्कूल भी एक एजुकेशनल बिजनेस है, तो क्या स्कूल इन चीजों को प्रमोट करा? यस, 100% स्कूल्स में रेगुलरली ड्राइव चलते हैं। सीबीएसई रेगुलरली कहता है, आपको भी पता होगा कि सीबीएसई के रेगुलरली सर्कुलर्स आते हैं कि आप रेगुलरली पेड़ लगाओ, जितने मैक्सिमम पेड़ लगा सकते हो आप उतने पेड़ लगाओ। इस टाइप पे इस मंथ में तो पर्टिकुलरली जो स्कीम्स है ये चलती रहती है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कि शो करती है हमें कि जो बिजनेसेस है उनका क्या क्या रोल है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेके। अगला टॉपिक हमारे पास है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का क्या मतलब था? बिजनेस एथिक्स का मतलब था कि सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज जो किसी भी बिजनेसमैन की एक्टिविटीज को गवर्न करती हैं। आपको याद होगा इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने 2 कंपनीज के बारे में पढ़ा था, 2 चॉकलेट की कंपनीज, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए और कंपनी बी क्वालिटी प्रोडक्ट दे रही थी, दैट मींस एथिकली दे वर
डूइंग राइट। कंपनी ए और कंपनी बी प्रॉफिटेबल थी, दैट मींस वो अपने सप्लायर्स, वो अपने एम्प्लॉयज, उनको सभी को खुश रख रही थी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही थी। पर कंपनी ए जो है वो अपने कोकोआ फार्म्स पे चाइल्ड लेबर करा रही थी, पर कंपनी भी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। अब मेरे को बताओ, चाइल्ड लेबर एक अच्छी बात है या बुरी बात है? 100% बुरी बात है। क्या चाइल्ड लेबर प्रोग्रेसिव है या रिग्रेसिव है? आंसर इज रिग्रेसिव है। तो क्या वो एथिकल काम था या नहीं था? एथिकल काम बिल्कुल नहीं था। तो एथिक्स बेसिकली क्या डिफाइन करता है? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। राइट वो क्या कर रहे थे? क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे। पर रॉन्ग वो क्या कर रहे थे? वो चाइल्ड लेबर करा रहे थे। फॉर द बिजनेसमैन एथिकल डिसीजन एक्सपेक्टेड आर, कौन कौन से एथिकल डिसीजंस? पहला है टू प्रोवाइड द कस्टमर विद ट्रू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस कस्टमर को देना चाहते हो, भाई उसके बारे में सही डिटेल में जानकारी दो कि आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं है। अब हाई हैंडसम वाली क्रीम बनवा तो दी, वो छोटा छोटा पीछे लिख दिया कि प्रोडक्ट में जो भी लिखा हो, वो कौन पढ़ता है? वो छोटा छोटा सा कोई पढ़ता है? वो कईयों की तो बेचारे की आंखें कमजोर हो गई, वो क्या पढ़ेगा? ऐसे माइक्रोस्कोप लेकर थोड़ा पढ़ेगा क्या ये चीज पढ़नी है? तो क्या वो अपने प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी दे रहे हैं? लोगों को पागल बना रहे हैं? क्या वो एथिकल काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अलाउइंग द कस्टमर्स टू मेक फ्री चॉइसेस, कस्टमर को फ्री चॉइस देने दो। कस्टमर अपने आप सॉवरेन है यार, जो चीज वो खरीदना चाहता है वो चीज खरीदे, क्यों उसको तंग करना। प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट मिले वो रीजनेबल प्राइस पे मिलना चाहिए और क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्राइस भी ज्यादा ले रहे हो और क्वालिटी प्रोडक्ट भी ना मिले, तो कस्टमर बेचारा एट द एंड ऑफ द डे क्या कहेगा? कस्टमर कहेगा ये बिजनेस है लूटने वाला बिजनेस है, ये तो लूटते हैं। ऐसे बिजनेस जो है वो लंबे समय तक सस्टेन नहीं करते। जब तक सोसाइटी का कॉन्फिडेंस गेन नहीं करोगे, जब तक एथिकल नहीं होगे, एक बार ही कस्टमर आ गया तो वो सेल होगी। अगर बार बार आया वो ट्रस्ट हो गया, और अगर लगातार वो दूसरे बंदों को भी बिजनेस में लेके आ रहा है तो वो कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा एक कि हाँ यार बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा बन गया। तो एथिक्स से ही हो सकता है, बिना एथिक्स के नहीं हो सकता। ये रतन टाटा जी ने कहा था, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी उसमें। अब एथिक्स और लॉ के बीच में क्या डिफरेंस है? जो एथिक्स होता है ना वो कंप्लीटली साइकोलॉजिकल होता है, ये मोरालिटी पे बेस्ड होता है। वेयर एज जो लॉ होता है, लॉ पे बात आपको माननी पड़ेगी, ये लेजिस्लेशन के द्वारा पास किया होता है। मैं अपने एम्प्लॉयज को सही सैलरी दूंगा, एथिकल भी हो सकता है। अब लीगल है, लीगल पे तो मानना ही पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट पास हुआ है। तो अगर लॉ की नहीं मानेंगे तो भाई लॉ में तो पेनल्टी हो सकती है, पर एथिकल में नहीं मानेंगे तो वो तो मेरी पर्सनल चॉइस है, मैंने देनी है दूंगा सैलरी, नहीं देनी नहीं दूंगा। अब जिस बंदे को पता ही नहीं बेचारे को मिनिमम वेजेस एक्ट के बारे में, ठीक है जी, नहीं पता तो फायदा लो। तो वही मॉरल वैल्यूज है ना बिजनेसमैन की एक्टिविटीज को गवर्न करती है, जिसको पता ही नहीं उसका फायदा ले लो। देन पेनल्टी फॉर वायलेशन, भाई एथिक्स की कोई पेनल्टी नहीं है। अगर वो गलत कर रहा है, रॉन्ग रीड कर रहा है, उसकी कोई पेनल्टी नहीं है। बट वही बात है ना, रात को सोते टाइम पे तो गिल्ट होगा ना कि मैंने ये गलत किया। खुद को देखेगा शीशे में तो शर्म भी आएगी कि मैं ये कुछ कर रहा हूं, या फिर सोशल रिजेक्शन मिलेगा। जो लोग तंग होंगे, जो लोग दुखी होंगे, वो कहेंगे ना यार गलत कर रहा है ये पर्सन। पर जब लीगल चीज को ना किया जाए, इसको फॉलो ना किया जाए, तो भाई यहाँ पे सजा मिलती है, फाइन भी होता है और जेल भी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बात करते हैं, ये कैशियर जो है वो काम कर रहे हैं, तो कैशियर को मान लो इस मैडम ने मान लो पैसे दिए, पैसे ज्यादा दे दिए, ओके, और इसको पता लग गया यार पैसे ज्यादा दे दिए, गलती से इसने पैसे दे दिए। अब एथिक्स क्या कहते हैं? एथिक्स ये कहते हैं कि यार अगर इस लेडी ने इसको पैसे ज्यादा दिया है तो जैसे ये वापस कर रहा है तो वो पैसे वापस करते हैं। ये एथिक्स है, ये एक पर्सनल चॉइस है। और अगर ना किए तो अगर लेडी को नहीं पता, काम खत्म। अगर लेडी को पता है तो कुछ एरियाज में इसकी सजा भी होती है। अब हर एरिया में तो है नहीं, किसी एरिया में तो ये मुकर जाएगा, कह देगा कि गलती से ले लिए, पता नहीं लगा, ये लो वापस कर देगा, कहानी वहीं पे खत्म। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स। एथिक्स जो है वो पर्सनल चॉइस होती है, लॉ जो होता है वो मानना ही पड़ता है हमें। लास्ट टॉपिक हमारा है इस चैप्टर का, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। क्या क्या एलिमेंट्स है? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। अगर यार आपको एथिकल होना है बिजनेस में, तो आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो एथिक्स को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिकॉज अगर एथिक्स को लेके स्ट्रिक्टनेस होगी टॉप मैनेजमेंट में, तो यार कोई भी लोअर लेवल मैनेजमेंट का बंदा, कोई भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बंदा कह ही नहीं सकता कि हमने एथिकल नहीं होना।
आपका बॉस सच्चा तो आपको भी सच्चा बनना पड़ेगा, बिकॉज वो इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखेगा कि आप जितने मर्जी एक्सपर्ट बनते हो, अगर वो एथिकल है, अगर उसकी 100% कमिटमेंट है एथिक्स को लेके, तो वो हर चीज में एथिकल होने की ट्राई करेगा और आपको भी कहेगा कि आप एथिकल ही बनो। नाउ पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, एक रिटन डॉक्यूमेंट बना दो कि बिजनेस में ये सारी जो चीजें हैं वो फॉलो की जाएंगी, एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो किया जाएगा। जो ये पर्सन कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो नहीं करेगा, डेफिनेटली उसको पनिश किया जाएगा। अगर रिटर्न में होगा लिखा तभी चलेगा भाई, अगर रिटर्न में नहीं है तो नहीं होगा। अगर कोई फॉलो कर रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं फॉलो कर रहा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। पर साथ साथ एक चीज ध्यान में रखनी है, कंप्लायंस मैकेनिज्म भी होना चाहिए। कंप्लायंस मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया, क्या एक्चुअल में आप लोग उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली काम कर भी रहे हो या नहीं कर रहे। मतलब ये ना हो हाथी के दांत खाने के और है और दिखाने के और है, ये काम ना हो कि आपने कह तो दिया कि हम ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगे, आपने कह तो दिया कि प्रोडक्ट में हम शुगर जो है वो नहीं ज्यादा यूज करेंगे, बट फिर से काम तो वही कर रहे हो कि यार शुगर यूज कर लेते हैं, हमने तो पैसा कमाना है। अगर आपका एम्प्लॉय को आपने पावर दी हुई है कि अगर आपके बिजनेस में कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो बड़ा ही गलत कर रहा है, आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो और बाद में उसको कहो कि यार रहने दे, तो वो एथिकल नहीं है। तो आप जो अपने ये जो कोड बनाए हुए हैं, ये फालतू के कोड बनाए हुए हैं, इसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। नाउ इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल, हर लेवल के एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना है एथिक्स में। हर लेवल के एम्प्लॉयज अगर एथिक्स में इन्वॉल्व होंगे तब जाके आपका काम अच्छा बनेगा। बिकॉज अगर एक दो बंदे भी अनएथिकल निकल गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेजरिंग रिजल्ट्स, एथिक्स सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि दिखाने का ही है, आपने उसको साथ में ट्रैक भी करना है। ट्रैक क्यों करना है? बिकॉज अगर कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, एथिकल प्रॉब्लम आती है, तो उसको वहीं पे अगर करेक्ट कर दिया जाए तो बिजनेस के लिए ज्यादा बेटर है, सोसाइटी के लिए ज्यादा बेटर है, और बिजनेस की ओवरऑल हेल्थ के लिए और ओवरऑल लॉन्ग टर्म फंक्शनिंग के लिए वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़िया बन जाएगा। सो विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। होपफुली आपको चैप्टर क्लियर हो गया हो। टर्म 1 में हम ऑलरेडी सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। टर्म 2 में मिलेंगे बिजनेस स्टडी की और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। टिल देन प्रिपेयर वेल एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर कुछ और काम हुआ तो डेफिनेटली आपको बिजनेस स्टडी की वीडियोस में मिलूंगा, पर मैं वीडियोस लगातार अपलोड करता रहूंगा। टेक केयर ऑल एंड स्टे ब्लेस्ड।